नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 में और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, अगले 1 घंटे में कोई भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और आज खबरों की शुरुआत करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ। कांग्रेस इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और इसी यात्रा से जुड़ा हुआ एक पोस्टर भी सामने आया है जो सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना है। अब लोग सोशल मीडिया पर भी इसे तेजी के साथ सर्कुलेट कर रहे हैं। वीर सावरकर को लेकर जो कांग्रेस हमेशा से हमलावर रहती है, बीजेपी पर हमला बोलती है, उसी की इस भारत जोड़ो यात्रा में पोस्टर में वीर सावरकर की तस्वीर नजर आई, जहां पर लाइन से स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगी हुई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल के एर्नाकुलम जिले में पहुंची, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीर वाला एक पोस्टर भी लगा हुआ था और इसमें आपको वीर सावरकर की फोटो भी नजर आएगी। इस पोस्टर की चर्चा इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना है। कांग्रेस के मुताबिक अंग्रेजों से लड़ने की बजाय केवल उनसे माफी ही मांगी गई है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बीच वीर सावरकर की तस्वीर भी लगी हुई नजर आई। और ये एक बड़ी वजह है जो ये चर्चा का विषय बनी, क्योंकि कांग्रेस वीर सावरकर को कभी स्वतंत्रता सेनानी मानती ही नहीं, बल्कि वीर सावरकर और बीजेपी पर हमेशा हमला बोलती रही है। अब ये जो पोस्टर आपने देखा, ये जैसे ही वायरल हुआ, इसके बाद कांग्रेस की इस पर प्रतिक्रिया भी आई और कांग्रेस ने इसे प्रिंटिंग मिस्टेक बताया। और बाद में देखिए आनन फानन में क्या हुआ। आपको कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो ठीक वीर सावरकर की इस फोटो के ऊपर महात्मा गांधी की फोटो लगा देते हैं, यानी वीर सावरकर की फोटो को रिप्लेस करते हुए उसके ऊपर महात्मा गांधी की फोटो लगा दी गई, जिसे एक प्रिंटिंग एरर कांग्रेस ने बताया। लेकिन इसके बाद ये पोस्टर, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो कांग्रेस के पोस्टर पर सावरकर की फोटो लगने के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर की तस्वीर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को संवारती है। हालांकि देर से राहुल गांधी के लिए यह अच्छा एहसास है। वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इतिहास को कितना भी छिपा ले, लेकिन सच हमेशा सामने आ जाता है। सच और इतिहास हमेशा बाहर आ जाता है, उसको चाहे छुपाने की कितनी ही कोशिश राहुल गांधी क्यों ना करे। उन्होंने बहुत झूठ, प्रोपेगेंडा, जहर बोया सावरकर जी के विषय में, उन सावरकर जी के विषय में जिसके बारे में पूरा देश और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जी खुद मानती है कि वो सबसे बड़े देशभक्त थे और उनका जो योगदान है देश को आजाद कराने में, वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। तो बैठे बैठाए कांग्रेस के इस प्रिंटिंग एरर को, सो कॉल्ड प्रिंटिंग एरर को बीजेपी ने एक हाथों हाथ मुद्दा भी दे दिया है। लेकिन आइए अब बात करते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की पहली पसंद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। उनकी आज सोनिया गांधी से करीब 2 घंटे तक उनके आवास पर मुलाकात हुई, जिसमें प्रियंका गांधी और साथ ही केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। कल अशोक गहलोत केरल पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात भी करेंगे और इस मुलाकात के बाद ही अध्यक्ष पद को लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा। साथ ही एक व्यक्ति और एक पद पर भी कांग्रेस की स्थिति साफ हो जाएगी। अभी तक की तस्वीरों से तो यही लगता है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इससे पहले राहुल गांधी से सचिन पायलट मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो फैसला, यानी एक व्यक्ति एक पद को लेकर जो फैसला हुआ, वही अशोक गहलोत पर भी लागू होना चाहिए।
लेकिन ये बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का अगला बॉस होगा कौन, और इसको लेकर कल नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से चुनाव की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और फिर 24 से 30 सितंबर तक नामांकन भी दाखिल करना होगा। लेकिन इसमें अब 3 चेहरे सामने आ रहे हैं जो कि चुनाव मैदान में हो सकते हैं। वो 3 चेहरे कौन से हैं, उनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें पहला चेहरा शशि थरूर का है। शशि थरूर माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वहीं जो दूसरा बड़ा चेहरा शशि थरूर के बाद है वो है राहुल गांधी, लेकिन अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी चुनाव लड़ने पर उनके संशय है, लेकिन 11 राज्यों का समर्थन, एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काबिज हों, और इसके साथ ही तीसरा नाम है अशोक गहलोत का। तो राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से संशय है। भले ही उन्हें 11 राज्यों का समर्थन मिला हो, लेकिन वो खुद ही चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, और ऐसे में अब कांग्रेस की कमान 24 साल बाद गैर गांधी के हाथ में जाना लगभग तय माना जा रहा है। और उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि गांधी परिवार के नजदीकी माने जाने वाले और कांग्रेस के विश्वास पात्र माने जाने वाले अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन सबसे आगे आपको यह भी समझना होगा कि गहलोत इस पूरी कतार में सबसे आगे आखिर हैं। क्योंकि केंद्र और संगठन का उनका 40 साल का अनुभव है। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी वो रहे हैं और हिंदी बेल्ट में पार्टी को काफी मजबूती वो देंगे। गांधी परिवार के बहुत वफादार और उनके विश्वास पात्र भी माने जाते हैं। लेकिन शशि थरूर को सोनिया गांधी पहले ही चुनाव लड़ने की अनुमति दे चुकी हैं। सोनिया गांधी ने कहा था, इट्स योर कॉल, आपकी मर्जी। इसके बाद अब थरूर ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी और उसको अमली जामा पहनाने की भी शुरुआत कर दी है। पीसीसी डेलीगेट्स को शशि थरूर ने फोन किया और प्रस्तावक बनने की अपील भी कर रहे हैं। उम्मीदवारी के लिए 10 प्रस्तावक जरूरी होते हैं। और भारत 24 ने इससे पहले आपको यह भी जानकारी दी थी कि शशि थरूर ने मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात कर वोटर लिस्ट भी मांगी थी ताकि वो अपना प्रस्तावक तलाश सके। शशि थरूर के इलेक्शन एजेंट जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान सोज होंगे और शशि थरूर के प्रतिनिधि 24 सितंबर के बाद कांग्रेस के इलेक्शन अथॉरिटी के ऑफिस आकर अध्यक्ष पद का फॉर्म लेने आएंगे। और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको वंदे भारत में बता दें। सोनिया गांधी गहलोत मुलाकात प्रकरण को लेकर जो खबर सामने आई है वो ये कि सोनिया से मुलाकात के बाद गहलोत का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मेरी पहली प्राथमिकता राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालें। सभी प्रदेश कमेटियों ने भी राहुल से ही अध्यक्ष पद पर बनने की मांग की है और राहुल गांधी से बात करने के लिए मैं कल कोच्चि जा रहा हूं, यह भी उन्होंने कह दिया है। कोच्चि में जहां पर भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है और राहुल नहीं माने तो चुनाव में कोई भी पर्चा दाखिल कर सकता है, यह भी कहा गया है। सीएम पद छोड़ने को लेकर गहलोत ने यह कहा है कि यह गलत है कि मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहता, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, यह भी उनका कहना है। आला कमान जब कहेगा तब मैं पद छोड़ दूंगा, पार्टी तय करेगी अध्यक्ष बनूं तो सीएम रहूं या नहीं, आला कमान जो कहेगा मैं उसका पालन करूंगा। वैसे एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत यहां पर लागू नहीं होता है। पायलट के सीएम बनने के सवाल पर गहलोत बोले, कहा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। वाराणसी से दिल्ली आ रही वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन में मानवता की मिसाल देखने को मिली है। यहां पर ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग महिला को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन तभी ट्रेन सेंट्रल कम्युनिकेशन सिस्टम से अनाउंसमेंट के बाद सफर कर रहे कई डॉक्टर्स मदद के लिए फौरन पहुंच गए और महिला की जान बचा ली गई। अब महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है और ये वीडियो वाराणसी से चलने के ठीक पहले का बताया जा रहा है। ये है वंदे भारत ट्रेन जिसमें मानवता की मिसाल कुछ इस तरीके से देखने को मिली है और ट्रेन में मौजूद डॉक्टर्स ने इनकी मदद की। इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता कन्हैया शुक्ला दे रहे हैं। कन्हैया, जरा विस्तार से बताइए, वंदे भारत ट्रेन को कहा जाता है बहुत ही एडवांस है, बहुत तेजी के साथ चलती है, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। जरा बताइए इस घटना के बीच कैसे इस महिला तक ये मदद पहुंच पाई और क्या कुछ हुआ?
देखिए पूर्णिमा, आपको बता दें कि मानवता की मिसाल देखने को मिला है वंदे भारत ट्रेन में, जो बनारस से चली थी दिल्ली के लिए। अभी भी ये ट्रेन ऑन द वे है, लेकिन इस ट्रेन में सफर करते हुए C12 जो बोगी है, उस बोगी में एक महिला की तबीयत खराब जाती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद ट्रेन में सेंट्रल कम्युनिकेशन सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जाता है कि ट्रेन में अगर कोई भी डॉक्टर सफर कर रहे हैं तो वो इस महिला की आके मदद कर सकते हैं। इसके बाद देखा गया कि जो उस ट्रेन में करीब 10 डॉक्टरों की जो टीम थी, अलग अलग बोगी में लोग जो बैठे हुए थे, वो उस ट्रेन की बोगी में पहुंचते हैं और उस महिला की मदद करते हैं। और लगातार जो एक यहाँ पर वंदे भारत, क्योंकि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बताई जाती है, पर यहाँ पर भी कुछ लापरवाही नजर आती है, क्योंकि लगातार ये जो सिस्टम है सेंट्रल अनाउंसमेंट सिस्टम से, उससे मशीनें मांगी जा रही थी कि शुगर और बीपी जो नापने की मशीन है, जो इमरजेंसी सेवा होती है, जो ट्रेन में होनी चाहिए, वहां पर वो मशीनें उपलब्ध नहीं थी। लेकिन फिर भी 10 डॉक्टरों की टीम लगातार महिला के साथ इस समय जुटी हुई है। और ये भारत 24 के एक दर्शक ने ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव वीडियो वहां से भेजा है और ये बताया है कि लोग मदद करना चाहते हैं, लोग मदद कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही खास तरीके की तस्वीर है कि भारतीय ट्रेन में सब लोग एकजुट होकर के एक मरीज की मदद करें जिसको हार्ट अटैक आया हो, और लगातार उसकी मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मशीनरी की कमी होने की वजह से ये भी एक कमी देखने को मिली है वंदे भारत ट्रेन में। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, चलती ट्रेन में दिल का दौरा पड़ा, जो यात्री थे वो डॉक्टर्स बन गए और ट्रेन में मौजूद डॉक्टर्स ने मदद की। किस तरीके से ये मानवता की मिसाल नजर आई है वंदे भारत ट्रेन। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA की, जिसमें इस बार प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर जनरल असेंबली में शिरकत करेंगे। UN मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल न होने के पीछे बड़े संकेत छिपे हैं और इस बार संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग का मुख्य एजेंडा रूस पर लगी हुई पाबंदियों में सख्ती लाना है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग से दूर रहकर यह साफ कर दिया कि रूस पर यूरोपीय एजेंडा थोपे जाने के सामने भारत नहीं झुकेगा। कोरोना के चलते 2 साल बाद तमाम राष्ट्राध्यक्षों को पहली बार एक साथ मिलने का मौका मिला है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जनरल असेंबली का हिस्सा होंगे, जहां पर वो बाढ़ से हुई तबाही के आधार पर दुनिया से मदद मांगेंगे और क्लाइमेट चेंज का भी जिक्र करेंगे। अगर शरीफ कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे तो उन्हें अगले दिन एस जयशंकर से भी करारा जवाब मिलेगा। तो रूस पर अमेरिका और यूरोप के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत और चीन ही 2 देश हैं जो रूस से व्यापार लगातार जारी रखे हुए हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को काफी सहारा मिला है। ऐसे में UN की मीटिंग में न जाना प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रणनीति है। लेकिन आइए आपको तफसील से यह भी समझा देते हैं कि UN मीटिंग से दूरी मोदी की रणनीति आखिर कैसे है, क्योंकि रूस पर लगे हुए प्रतिबंध सख्त होंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इससे दूरी बरकरार रखी है। प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा है। इसके साथ ही अमेरिका एजेंडे के सामने ना झुकने का एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज भारत की तरफ से इस एक्शन के बाद दिया गया है। तो मोदी की रणनीति साफ निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हर साल न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर में जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। लेकिन इस बार दुनिया के 3 दिग्गज इस मीटिंग से नदारद रहने वाले हैं। लेकिन वो कौन कौन से दिग्गज हैं जो UNGA से दूर रहने वाले हैं? ये हैं वो 3 नेता। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे दूर हैं, दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इससे दूर हैं और तीसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन UNGA से इस बार दूरी को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन UN को प्रधानमंत्री मोदी ने 5S का फॉर्मूला भी दिया था, जिस पर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर बात करेंगे, क्योंकि पीएम तो इसमें शामिल हो नहीं रहे हैं। तो विदेश मंत्री 24 सितंबर को इस पर विस्तार से बात करेंगे और मोदी के 5S फॉर्मूले के एलिमेंट क्या है आपको वो भी बता देते हैं। मोदी का ये 5S फॉर्मूला क्या कहता है? 5S, इसको अगर आप आसानी से समझेंगे तो इसमें सम्मान, समृद्धि, शांति, इसके साथ ही सहयोग और साथ ही संवाद, कुल मिलाकर ये 5S जिसका फॉर्मूले का हम जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर इसका आधार क्या है, इसकी डिटेल क्या है, इसके पीछे की क्या मंशा है, इसको एस जयशंकर सामने रखने वाले हैं। लेकिन दुनिया के सामने 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर बात इसमें जरूर होगी। वो 3 अहम मुद्दे कौन कौन से हैं आपको बता दें। लगातार हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट
क्राइसिस हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस, यानी कि बदलाव मौसम में बार बार ग्लोबली देखने को मिल रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इसको भी फोकस रखा जाएगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और जैसा कि इस वक्त खास तौर से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हम देख रहे हैं, टेंशन बनी हुई है ग्लोबल फूड शॉर्टेज को लेकर। इसको लेकर चर्चा की जाएगी, कैसे खाद्य संसाधनों की जो जरूरत है तमाम देशों की, उसको पूरा किया जाए। और ये तीसरा अहम मुद्दा इस बार चर्चा में शामिल किया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएनजीए में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि समरकंद एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी ने सही संदेश दिया कि यह समय युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक शांति की नसीहत की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो यूएनजीए में दुनिया भर के सामने प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ की। मैक्रों ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि आज का समय युद्ध का नहीं है, ये समय आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए है। To cope with these challenges, Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "The time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states." मैक्रो के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को प्रतिनिधित्व करना इस बात का प्रतीक है कि कैसे भारत के मुखर दृष्टिकोण और वैश्विक शांति पर जोर ने भारत को विश्व में अग्रणी देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। एससीओ समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, बात कर हर मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत को आज दुनिया के सभी देश मान रहे हैं और उनकी चर्चा कर रहे हैं, जिससे ये तो साफ है कि भारत को अब दुनिया का कोई भी देश अनदेखा नहीं करता। यूएनजीए की बैठक में भले ही प्रधानमंत्री मोदी न शामिल हों, लेकिन उनकी धाक बरकरार है। और अब बात ब्रिटेन की, जहां पर इन दिनों हिंदू समुदाय वर्ग विशेष के निशाने पर है। पहले जहां लीसेस्टर में मंदिर में तोड़फोड़ हुई और उसके बाद अब हिंदू मंदिर के बाहर 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच के बाद इंग्लैंड का माहौल बिगड़ रहा है। मैच के बाद लीसेस्टर शहर में झड़पें हुई हैं। उसके बाद मंदिर में तोड़फोड़ हुई और भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा की गई, जिसकी भारत ने कड़ी निंदा की। इसके बाद पुलिस ने एक्शन शुरू किया। लीसेस्टर हिंसा का मामला थमा ही नहीं था कि अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो स्मैथविक का है, जहां 200 से ज्यादा लोग मंदिर के बाहर प्रदर्शन के लिए जुटे और फिर मंदिर परिसर में जबरन घुसने की कोशिश की। मंदिर के बाहर जुटे लोगों ने अल्लाहू अकबर की नारेबाजी भी की। जानकारी के मुताबिक एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दुर्गा मंदिर के बाहर प्रदर्शन की बात कही गई और उसके बाद मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और अल्लाहू अकबर की नारेबाजी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को वहां से किसी तरीके से हटाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। पूर्वी इंग्लैंड के शहर लीसेस्टर में उपद्रव के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदायों के नेताओं ने एक साथ सद्भावना की अपील की। दूसरी ओर पुलिस ने भारत पाकिस्तान मैच के बाद हुई हिंसक झड़पों में 47 लोगों को गिरफ्तार किया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की बात कही है और इसके लिए रूस 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। इससे पहले पुतिन ने पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का भी आरोप लगाया और इशारों ही इशारों में एटमी हमले की धमकी भी दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर पश्चिमी देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल करेंगे तो रूस भी पूरी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए पुतिन ने सेना के मोबिलाइजेशन को लेकर एक डिक्री भी साइन की है।
पुतिन के पूर्व एडवाइजर सर्गेई मार्कोव ने ब्रिटेन को न्यूक्लियर हमले की सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वो पश्चिमी देशों के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ब्रिटेन भी शामिल है। साथ ही कहा कि अगर ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ हमलावर रुख नहीं छोड़ा तो ये लंदन के लोगों के लिए खतरनाक होगा। यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत में ही पश्चिमी देशों ने रूस का विरोध करना शुरू कर दिया था। कई प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद 10 मार्च को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि पश्चिमी देश बेवजह प्रतिबंध लगा रहे हैं। इससे रूस को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद 28 अप्रैल को पुतिन ने एक बार फिर से चेतावनी दी थी और कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन का साथ देकर हमले के लिए उकसा रहे हैं। सब्र की परीक्षा न लें। 6 जून को पुतिन ने यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम भेजने के खिलाफ पश्चिमी देशों को फिर से धमकाया था। और इधर कर्नाटक में आईसिस से जुड़े हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जो कि प्रदेश में अलग अलग जगह विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी से पहले जो 2 आरोपी अरेस्ट हुए थे, उनसे पूछताछ के आधार पर यह लीड मिली और ये तीसरी गिरफ्तारी हुई। कर्नाटक को दहलाने की साजिश रच रहे आईसिस के 3 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे पूछताछ के आधार पर आज तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आईसिस से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने शिमोगा और दक्षिण कन्नड़ जिले से पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम शारिफ, माज मुनीर अहमद और सैयद यासीन हैं। तीनों के खिलाफ आईपीसी की तमाम धाराओं के साथ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में केस दर्ज हुआ है। पकड़ा गया संदिग्ध यासीन इंजीनियर है, जो विस्फोटक बनाने में माहिर है। यासीन की मदद से विस्फोटक बनाए जाते, फिर उनसे प्रदेश के अलग अलग जगह ब्लास्ट कर दहशत फैलाने की साजिश थी। माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 7 साल की सजा सुनाई है और इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। साल 2003 में जब मुख्तार जेल में बंद था, तब उस समय के जेलर को मुख्तार ने धमकी दी थी। जेलर के साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने पिस्टल तान दी थी, जिसके बाद आलमबाग थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील की थी। मुख्तार के खिलाफ प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट में कुल 10 मुकदमों का ट्रायल चल रहा है। मुख्तार के ऊपर चल रहे कई गंभीर मुकदमे भी शामिल हैं, जिसमें डबल मर्डर का भी एक मामला है। वहीं करीब 5 मुकदमों में फैसले भी आ चुके हैं। तो सिर्फ मुख्तार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में लगातार गैंगस्टर पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। इन गैंगस्टर्स पर निशाना कसा जा रहा है और इसके साथ ही इनको लेकर कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी हो रही है। लेकिन क्योंकि मुख्तार अंसारी की बात हो रही है, मुख्तार के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आइए उसकी कुंडली पर एक नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से मामले दर्ज हैं मुख्तार अंसारी पर। दक्षिण टोला थाने में एक डबल मर्डर का केस है, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम है। इसके साथ ही 2009 में ठेकेदार अजय प्रकाश की हत्या हुई थी। बाइक सवार बदमाशों ने AK-47 से यह हत्या की थी। AK-47 का इस्तेमाल किया था और हत्या का आरोप तब के विधायक मुख्तार अंसारी पर लगा था। मर्डर केस का मुख्य चश्मदीद राम सिंह मौर्य था और राम सिंह को सिक्योरिटी के लिए एक गनर भी मिला था। इसी तरीके से साल भर के अंदर राम सिंह और उसके गनर की हत्या हो जाती है और मुख्तार पर जेल में रहते हुए हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप भी लगता है। इसके साथ ही तमाम और भी ऐसे कई मामले जिनकी जद में मुख्तार अंसारी है। अजय राय के भाई की हत्या में भी मुख्तार अंसारी का नाम शामिल है। हत्या का एक और मुकदमा वाराणसी में दर्ज है। कांग्रेस नेता अजय राय के भाई की हत्या हुई थी और इसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। मामले में तेजी के साथ इस वक्त सुनवाई चल रही है। यह मामला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके साथ आजमगढ़ में हत्या का भी एक केस है, जहां पर मुख्तार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज किया गया है। साथ ही 120 बी के तहत हत्या की साजिश रचने का भी केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज है। मामले में अभी मुख्तार पर हालांकि आरोप तय नहीं हुए हैं,
लेकिन प्रोसीडिंग्स इसके आगे चल रही हैं। वहीं गाजीपुर में भी एक और मुकदमा है हत्या के प्रयास में। गाजीपुर में यह मुकदमा दर्ज हुआ है मुख्तार अंसारी को लेकर। साल 2010 से ही मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और मुख्य आरोपी सोनू यादव केस से बरी हुआ है और मुख्तार का मामला अभी ट्रायल स्टेज पर चल रहा है। इसमें ट्रायल जारी है। हत्या के प्रयास में दर्ज हुआ मुकदमा मुख्तार के खिलाफ 2 केस, ये फर्जी शस्त्र लाइसेंस को लेकर यह मुकदमा है और आईपीसी की धारा 419, 420 के तहत मुख्तार अंसारी पर यह केस दर्ज है। इसके साथ ही 467 यानी कि धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े का भी आरोप है और मुख्तार पर अभी इस मामले में भी आरोप तय नहीं हुए हैं। तो ये है एक और मामला जिसमें मुख्तार अंसारी घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया। उन्होंने इस सर्वे का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए और इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में उलझाना है। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? जो लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या मदरसों में सर्वे से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी? एसपी अध्यक्ष अखिलेश ने आजम को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार आजम खान को फिर फंसा रही है। जब से योगी सरकार ने मदरसों के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कराने का फैसला किया है, सरकार के इस फैसले के बाद यूपी की राजनीति में हंगामा हो चुका है। इस सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहाँ बात? ये मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार ने राज्य में चल रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी मदरसों के सर्वे के लिए आदेश दिए हैं, जिसके मुताबिक 15 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे पूरा कर 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। अब सरकार के वक्फ बोर्ड के सर्वे पर भी सियासत गर्म हो चुकी है। और आइए आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड होता क्या है। वक्फ बोर्ड को आपको समझा देते हैं और लगातार इसे लेकर भी अब योगी सरकार के फैसले के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल वक्फ बोर्ड में मुस्लिम संपत्ति दान की जाती है और दान की संपत्ति की देखरेख वक्फ बोर्ड के द्वारा होती है। दान की गई संपत्ति पर कब्जा रखने का भी अधिकार होता है। संपत्ति ट्रांसफर करने, बेचने, तोहफे में देने की मनाही होती है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब बोर्ड के 2/3 सदस्य 2/3 मेजॉरिटी इसे लेकर मंजूरी दे। वक्फ काम देखने वालों को मुतावली भी कहा जाता है। आइए ये भी समझते हैं कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल होता है जिनके पास ये अधिकार होता है। सबसे पहले वक्फ बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है। राज्य सरकार की तरफ से 1 या फिर 2 नामित नॉमिनेटेड व्यक्ति होते हैं जो कि वक्फ बोर्ड को संभालते हैं। मुस्लिम विधायक और सांसद इसमें शामिल हैं। राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य इसका हिस्सा हैं। वहीं इस्लाम के जानकार भी वो हो सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड में कौन क्या होता है, किसकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। स्मृति ईरानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की चेयरपर्सन है और हर राज्य के अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं। इस समय देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल देश में 2 वक्फ बोर्ड ही हैं। यानी कि कितने वक्फ बोर्ड वो भी आपको बता देते हैं। एक है शिया वक्फ बोर्ड और दूसरा है सुन्नी वक्फ बोर्ड। वहीं अगर इसकी संपत्ति की अगर हम आपको जानकारी दें तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां लगभग देश भर में 8 लाख से 8.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड संपत्ति है। जमीन 8 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा है। वहीं अगर संपत्तियों की हम बात करें तो वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति पश्चिम बंगाल में है, 80,480। पंजाब में उससे कम 70,994, फिर तमिलनाडु जहां पर 65,945 और कर्नाटक में उससे कम यानी कि 61,195।
देश भर में वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है और साथ ही 32 स्टेट बोर्ड होते हैं। यह है वक्फ का खाका। अब वक्फ बोर्ड के बारे में आपने ये तो जान लिया, अब ये भी समझिए कि सर्वे को लेकर आखिर विवाद क्या है, ये सर्वे होगा कैसे, क्या इसकी आउटलाइन है। दरअसल मंडल कमिश्नर और कलेक्टर्स को आदेश है कि सरकारी अफसरों की बनाई गई जो टीमें हैं वो अल्पसंख्यक विभाग के जो अफसर हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे और वक्फ की संपत्तियों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। संपत्ति के दस्तावेज चेक किए जाएंगे, कुल संपत्ति की जानकारी भी जुटाई जाएगी और वक्फ का कहां पर कब्जा है ये भी पूछा जाएगा। दान में मिली हुई संपत्ति की जानकारी भी जुटाई जाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा आप वो भी दरअसल जान लीजिए, यानी कि सर्वे से आखिर निकलकर क्या सामने आएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, सरकार के पास पूरी प्रॉपर्टी का भी ब्यौरा होगा और आगे किसी तरीके का विवाद इससे खत्म हो जाएगा और संपत्ति की जानकारी भी मिल पाएगी। लेकिन ये सर्वे आखिर हो क्यों रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा। आखिर इस बोर्ड पर आरोप क्या लगा है? आरोप यह है जमीन कब्जा करने का, साथ ही दूसरा आरोप है वसूली करने का, तीसरा आरोप है झूठे दावे करने का, चौथा आरोप है जमीन बेचने खरीदने का जिसकी मनाही होती है पूरी तरीके से और इसीलिए 1 महीने की अब डेडलाइन दे दी गई है अधिकारियों को। 1 महीने के भीतर तमाम संपत्ति का सर्वे किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब हिजाब विवाद की भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक ले रुकने वाले हैं। कैसे हिजाब विवाद अपने चरम पर जा पहुंचा है उसको लेकर कुछ तस्वीरें भी आई हैं। एक तरफ भारत में हिजाब पहनने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा तो दूसरी ओर ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ईरान की महिलाएं अब हिजाब नहीं पहनना चाहती। कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्दों को एक साथ बयां करती है। ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत पर बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर हिजाब को लेकर हंगामा जारी है। इस वक्त जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं आप ये समझेंगे कि किस तरीके से हिजाब को लेकर ईरान में हंगामा है। सड़कों पर हिजाब के खिलाफ हंगामा जारी है। प्रदर्शन का ऐसा शोर सुनाई दे रहा है जो अब तक शायद ही आपने सुना होगा। ईरान की ये तस्वीरें लोगों का ध्यान इसीलिए अपनी तरफ खींचती हैं क्योंकि हिजाब नहीं पहनने पर 22 साल की लड़की की पुलिस हिरासत में हत्या करने का आरोप लगा है और इसी के खिलाफ ईरान में महिलाएं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। ये शोर शराबा दुनिया भर में चर्चा का विषय बना है। कहा जा रहा है कि ईरान में नहीं एक नई क्रांति का आगाज ईरान में नजर आ रहा है। ये तस्वीर अपने आप में खास है क्योंकि हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और उससे आजादी को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन ईरान में मॉरल पुलिसिंग का भी विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग हुई और उसमें अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। यह प्रदर्शन बीते कुछ दिन से लगातार जारी है जिसको दबाने की काफी कोशिशें भी हो रही हैं और इसीलिए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस वाला फायरिंग करते हुए आपको नजर आएगा। दूसरी तस्वीर में आपको दिखेगा कि लोग कैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दरअसल महिलाएं ईरान में सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि सिर न ढकने के आरोप में पुलिस ने 22 साल की महसा अमीनी को कस्टडी में लिया था और फिर उसकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान के कई शहरों में महिलाओं का गुस्सा भी देखने को मिला है। कुर्दिस्तान के शहरों के साथ साथ राजधानी तेहरान में भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है। महिलाओं की मांग है कि हिजाब को अनिवार्य की जगह वैकल्पिक किया जाए। और आपको इससे पहले की भी तस्वीर दिखाते हैं। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने अपने बाल काटकर प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाओं ने अपने बाल काटे। अब ये महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहती लेकिन उन पर जबरदस्ती हिजाब थोपा जा रहा है। वहीं कुछ महिलाओं ने हिजाब जलाकर लैंगिक रंग भेद के खिलाफ अपने गुस्से को व्यक्त किया। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर रात के वक्त बीच सड़क पर दहशत के मारे एक नाबालिग लड़की न्यूड अवस्था में दौड़ती हुई नजर आई।
आरोप यह है कि नाबालिग का अपहरण कर उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसका गैंगरेप किया गया। बाद में युवती को न्यूड अवस्था में ही छोड़कर आरोपी फरार हो गए। झकझोर देने वाली यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के लिए यह वीडियो काफी सिरदर्द बना है, लेकिन बताया ही जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अडानी समूह की सीमेंट कंपनी डील में नया मोड़, जहां पर अडानी समूह के डूशे बैंक से लोन लेने की चर्चा हो रही है और लोन के बदले सीमेंट कंपनी के सारे शेयर गिरवी रखने की चर्चा है। शेयरों की कीमत लगभग 96,000 करोड़ बताई जा रही है। अडानी समूह ने खरीदा है एसीसी और अंबुजा सीमेंट। और इसी के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।